used for making our life easier। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो अपने जिंदगी को, नेचुरल हो या मैनमेड हो, कोई भी ऐसी चीज जो अपने जिंदगी को आसान बनाने में हेल्प करे, अपने को किसी तरह से हेल्प करे, दैट इज रिसोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। कोयला, जो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है, तो पहले हम इन दोनों का तो नाम सबसे पहले लिखेंगे। कोल, पेट्रो, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, फॉरेस्ट। अच्छा, ये फोन रिसोर्स होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बता दो। इज दिस अ फोन अ रिसोर्स और नॉट? Yes, sir, it is a resource. इट इज अ रिसोर्स। अपने लाइफ को आसान बनाता है ना ये। मैनमेड है, अग्री करता हूं, लेकिन अपने लाइफ को आसान बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेल फोन, ये सारे के सारे क्या हो गए, एक रिसोर्सेज हो गए। सेल फोन, ठीक है। और आप लोग मैसेज करके बताना, बच्चा मैसेज करके बताना। ठीक है, ऐसे बोलोगे तो हो सकता है शायद और लोग थोड़े से बोलेंगे पता नहीं यार क्या हो रहा है, आवाज किसकी आ गई। ठीक है, तो मैसेज करके बताना। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, सेलफोन, ये जितनी चीजें हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा ध्यान रखने वाली है कि नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। ठीक है, मैनमेड की जगह आर्टिफिशियल वर्ड भी यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो सिंपल से आसान भाषा में कोई भी ऐसी चीज जो अपने जिंदगी को आसान बनाने में मदद करे, वो कहला जाएंगे रिसोर्सेज। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन कैसे है। तो देखो यहीं पे अगर देखोगे तो पहले तो दो कैटेगरी के हो चुके हैं रिसोर्सेज, दैट आर नेचुरल और मैनमेड। लेकिन रिसोर्सेज को ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया गया, वो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, और वो जो कैटेगरीज हैं अपन उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो जो दो इसके ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसमें इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है, अपन उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। सो जस्ट मिनट, इसको जरा नीचे लेके आते हैं यहीं पे। चलो, ठीक है। सो अपन बात करते हैं रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन पे। ठीक है, रिसोर्सेज को मेनली दो कैटेगरी में जो बांटा गया है, दैट आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये नाम से ही बहुत कुछ समझ में आता है आपने को, पहले तो लिख लेते हैं एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। मेरी आवाज लैग कर रही है रौनक? यार मेरा नेट तो सही चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रौनक आप अपना एक बार इंटरनेट जरूर चेक कीजिए। ठीक है, चलो। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या कर दिया मैंने? तो एक मिनट हो गया यार। नेचुरल, बिल्कुल सही आ रही है सर आवाज। बिल्कुल सही आ रही है, क्या बात है तब। बिल्कुल सही। रौनक बाबू आप अपना एक बार चेक कर लो यार। ठीक है, नेचुरल, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं कि नेचुरल और जो नेचुरल, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है। यार एग्जॉस्ट वर्ड हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब क्या था, यार हम आज एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, खत्म हो गए। बेसिकली हम कैसे बोलते हैं, हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, मतलब खत्म हो गई। तो एग्जॉस्ट वर्ड का ही मतलब होता है कि भैया जो चीज खत्म हो सकती है, उसके लिए अपन टर्म क्या यूज करते हैं, एग्जॉस्ट यूज करते हैं। मतलब वो नेचुरल रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल। ठीक है, सो भैया हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज लिख लें, तो हम क्या बोलते हैं इसको लैंग्वेज वाइज, कि भैया एग्जॉस्ट तो हम ही करने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एनिमल आके एग्जॉस्ट कर रहा है, कोई एनिमल आके खत्म कर रहा है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। कोई दूसरा कोई खत्म नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अंशुल रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी या कोई भी थर्ड इंसान आके, या थर्ड इंसान नहीं, बेसिकली कोई भी इंसानों के अलावा कोई आके इसको खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम ही खत्म कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपल से ऐसे बोलते हैं कि यार वो कोई भी रिसोर्स
that can be consumed and cannot be and cannot be easily recycled आर सिंपल, चलो आर वार लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। वो रिसोर्सेज जिसको हम कंज्यूम कर लें लेकिन वो आसानी से फिर रिसाइकल नहीं हो पाए, वो आसानी से फिर से ना वो वापस रिसोर्स नहीं बन पाए, हम उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जैसे मान लो कि मैंने कोयले को जला दिया, अरे भैया जला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऐश बन गया, धूल बन गया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि उस धूल से वापस कोयला बना लो? नहीं भैया, नहीं बना सकते हो आप आसानी से। बनने में हो सकता है कोई बोलेगा कि सर एक काम करो, वो जो धूल है वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा तो उसको प्लांट उसको एज अ न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, फिर प्लांट्स डेड एंड डीके होंगे, फिर वो बहुत 2-4 मिलियन साल रहेंगे जमीन के अंदर, फिर वो कोयला बनेगा। तो उस चीज को नहीं लेना। अपना मतलब है जो आसानी से नहीं आप जिसको आप आसानी से रिन्यू नहीं कर पाओ, जिसका आसानी से रिन्यू नहीं हो सकता है, उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो आसानी से अपने आप रिन्यू होने वाला नहीं है। याद रखना ये वर्ड आसानी से इज द कीवर्ड। कोई ये नहीं बोल सकता कि होगा या नहीं, होता है बट वो इतना टाइम लगता है कि इसको ना के बराबर हम मान के चलते हैं कि भैया वो रिन्यू नहीं हो सकता। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जस्ट उल्टा, ठीक है। क्या भैया? दैट कैन बी रिन्यूड आफ्टर कंजम्पशन, ठीक है, कैन बी रिन्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लो भैया इसका, नेचुरल रिसोर्स इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल। तो भैया अपने पास जैसे विंड, वाटर, ये सारे क्या हो गए अपने पास? इनएग्जॉस्टिबल। मैं ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर की बात नहीं कर रहा है, याद रखना, कोई ये मत बोलना मेरे को, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया? विंड हो गया, सनलाइट हो गया। भैया कितना ही यूज करो ये खत्म होने वाले नहीं है। बेसिक फंडा क्या है कि जो रिसोर्स आपको खत्म होने वाला दिख रहा है वो अपने को इनएग्जॉस्टिबल में आ जाएगा, ठीक है। सनलाइट, ठीक है। जो खत्म होने वाला है वो एग्जॉस्टिबल में आ जाएगा, और जो नहीं खत्म होने वाला है वो अपने पास किस में आ जाएगा? इनएग्जॉस्टिबल में आ जाएगा। कोल, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। मुझे इतना बता दो कि कोई भी इन सब में ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल में, तो फटाफट बता दो। हाँ जी, कोई भी ऐसी चीज जो इसमें समझ में नहीं आई तो मुझे फटाफट बता दीजिए, कोई चीज जो जादू हो गई है। चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, वो रिसोर्स जो खत्म हो जाए उसको बोलते हैं अपन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं हो पाए ह्यूमन एक्टिविटी से, उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मैं आसान भाषा में इसके ऊपर लिख लेता हूँ, रिन्यू। क्या ये रिन्यू हो जाएगा? रिन्यू, और इसके ऊपर भी लिखता हूँ रिन्यू। अब बात क्या है कि जो रिन्यू होगा उस पर टिक लगाएंगे यस का, ये रिन्यू नहीं होगा तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे काट दे रहा हूँ, ये रिन्यू नहीं होगा और ये रिन्यू हो सकता है। कोई ऐसा जिसको ये एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल में समस्या है तो फटाफट बता दो। अब्बास बोल रहा है कि सर फॉरेस्ट एग्जॉस्टिबल कैसे है? देखो अब्बास, बात क्या है, फॉरेस्ट इसलिए एग्जॉस्टिबल है क्योंकि आज की कंडीशन तुम देख के बताओ मुझे, खत्म हो जाता है ना फॉरेस्ट। बहुत लोग ये बोलते हैं यार कि फॉरेस्ट इनएग्जॉस्टिबल होना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट रिन्यू हो जाता है। मैं मानता हूँ रिन्यू हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसको रिन्यू होने का मौका ही नहीं दिया तो क्या होगा? सनलाइट कितना ही खत्म कर लो, कितना ही यूज कर लो, वो दूसरे दिन मिल ही जाएगा। ऐसा है क्या कि सनलाइट में बहुत सारा खत्म करूंगा दूसरा दिन नहीं मिलेगा? ऐसा है? नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट अगर हम खत्म कर रहे हैं, जैसे आज जिस रेट से हमको क्यों बोला जाता है डिफॉरेस्ट, एक सिंपल सा रीजन है यार, क्यों बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन मत करो?
कभी किसी ने ये पढ़ाया कि सनलाइट का यूज मत करो, कभी किसी ने ये पढ़ाया कि एयर का यूज मत करो, लेकिन हाँ ये पढ़ाया कि डिफोरेस्टेशन मत करो। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। डन है अली? इसलिए हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट इज अ काइंड ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। हाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं इस बात को अग्री करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट रिन्यू मतलब फॉरेस्ट बनाया जा सकता है, बन जाता है, नेचुरली भी बनता है, बट अगर उसको खत्म करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। चलेगा? तो ये कहानी अपने पास एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। कोई और भी है जिसको समस्या है किसी चीज में इनमें से? चलेगा अली? बच्चा क्लियर है? बोल दे भाई। हाँ डन है। चलो आगे आते। कर्तव्य कुछ कहना चाहता है? ओ डेटा बता रहा है, ठीक है। चलो ओके, तो अपन आगे आते हैं कि भैया ठीक है ये तो समझ में आ गया कि रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। अब एक टर्म है जिसको बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, हम इनको रखते हैं फॉसिल्स फ्यूल के कैटेगरी में। तो बात ये आती है कि भैया ये फॉसिल्स फ्यूल क्या चीज है, ठीक है, अभी लिखो, लिखने का मौका मिलेगा, परेशान नहीं हो। तो वो रिसोर्सेज जो डेड एंड डिके पार्टिकल या डेड एंड डिके की वजह से, डेड एंड डिके ऐसे बोल सकते हो कि डेड एंड डिके एनिमल्स, प्लांट, इनके वजह से, डेड एंड डिके लाइफ के वजह से जो भी चीज आपके, जो भी रिसोर्स आपको मिलती है, हम उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। कोई भी ऐसा फ्यूल या रिसोर्स जो आपको डेड एंड डिके प्लांट या एनिमल की वजह से मिलता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल्स का मतलब हमें पता है, फॉसिल्स का मतलब होता है कि डेड एंड डिके प्लांट्स के जो मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अगर उसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट के सड़े गले, जो भी प्लांट या एनिमल के जो सड़े गले पार्ट होते हैं, हम उनको बोलते हैं फॉसिल्स। हमें पता है कि डायनासोर के बारे में हमें फॉसिल से ही पता चला था, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब हुआ, बिल्कुल अनशुड रिमेन्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हुआ कि वो फ्यूल जो कि प्लांट्स या एनिमल्स के डेड एंड डिके होने के वजह से बना है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फटाफट अपन इसको लिख लेते हैं। फ्यूल्स फॉर्म्ड ड्यू टू डेड एंड डिके ऑफ डेड एंड डिकेज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के डेड एंड डिकेज के वजह से जो भी फ्यूल हमको मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं भैया। अब एग्जाम्पल अपने को पता है क्या है भैया, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जितने भी डेड एंड डिके प्लांट या एनिमल की वजह से हमको फ्यूल्स मिले, हमने उनका नाम क्या बोल दिया? दे आर फॉसिल फ्यूल। चलेगा? अब एक चीज है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन का मतलब क्या है? तो पहले इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं। अपन लिखेंगे इसके बारे में, विस्तृत में आएंगे, बट ठीक है, पहले समझते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं। ये फॉसिल फ्यूल बनते ऐसे हैं कि जो भी मान लो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर है, वो होता क्या है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई। नेचुरल कैलेमिटी लाइक कि बाढ़ आ गया, कहीं बहुत भयानक तूफान आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया, उसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जमीन के अंदर चले गए। आज के टाइम में ठीक है थोड़ी डेंसिटी कम हो गई है प्लांट्स की, बट पहले तो हर जगह जंगल ही था, वो जमीन के अंदर चले गए। अब जमीन के अंदर जाने के बाद हुआ क्या कि उनके ऊपर मिट्टी आने लगी, रॉक्स आने लगे, धीरे धीरे टाइम के साथ उनके ऊपर लेयर बाय लेयर बनते चला गया। वो अंदर में क्या हो गया ना कि वो दबते चले गए, दबते चले गए, दबते चले गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ नोटिस करने वाली कि वहां ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता। अब ये ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होना और बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने के वजह से वहां पे वो जो भी डेड एंड डिके
जो डेड एंड डीके पार्ट्स जो भी थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे इन फॉसिल्स फ्यूल में। अगर वो हार्ड सब्सटेंस था, मतलब जैसे अगर एनिमल्स अंदर किसी तरीके से अगर अंदर अंदर रह गए, या फिर प्लांट्स के जो ट्रंक वगैरह है वो अंदर रह गए, तो वो जो थे वो धीरे धीरे, चूंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत अधिक होता है, तो वो धीरे धीरे कार्बन वाली चीज में, मतलब कार्बन से बना फॉसिल फ्यूल जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा है उसमें कन्वर्ट होने लगे, और वो कहला गया कोल। जो हार्ड वाले पार्ट्स थे, जो सॉफ्ट वाले थे वो या तो गैसियस फॉर्म में चले गए या लिक्विड फॉर्म में चले गए। एक और भी चीज है कि अगर सीज, समुद्र के आगे अगर यही सेम काम हुआ, समुद्र में अगर ये सेम काम हुआ, समुद्री मछली या समुद्र में जितने भी जानवर होते हैं वो अगर उसके अंदर में दब गए, तो वहां पे उनमें चूंकि लिक्विड कंटेंट बहुत ज्यादा है तो वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं है कि जहां कोल प्रोडक्ट मिलेगा, जहां कोल होगा, वहां कोई लिक्विड वाली चीज नहीं मिल सकती, मिलती है। जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा वहां थोड़ी सॉलिडिफाइड चीजें नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब चूंकि वहां वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वहां लिक्विड वाली चीज ज्यादा मिलेगी, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डोमिनेंस होगा। और जहां पे लिक्विड का अमाउंट कम है तो वहां पे कोल प्रोडक्ट के डोमिनेंस होंगे। गैस तो भैया दोनों जगह रहने वाला है, कोई समस्या है नहीं अपने को। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे कोल और पेट्रोलियम बनता है, उसका एक मतलब एक अंदाजा लगाया गया। हालांकि एक चीज बहुत क्लियर है कि ये किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि उतने साल पुराने यार या कहीं लिखा हुआ नहीं है, या कहीं हिस्ट्री में लिखा हुआ कि अच्छा ये मिल गया कैसे कोल बनता है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार हम क्यों नहीं कोल पेट्रोलियम आर्टिफिशियली क्यों नहीं बना लेते। बना लेते हैं, इतना खत्म हो रहा है तो बिल्कुल बना सकते हो, मना नहीं है। लेकिन दो फैक्टर हैं जो समस्या देंगे। पहला फैक्टर, मुझे पता है कि हाँ कुछ लोगों की समस्या है ये कि सर बना क्यों नहीं देते, पेड़ तो बहुत सारे हैं, क्या है, अब पेट्रोलियम बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो प्रोसेस होने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हम नहीं दे सकते। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए, वो हम नहीं दे सकते। कोई बोलेगा कि सर एक काम करो बहुत हाई प्रेशर दे दो, हो सकता है वो कम टाइम में बन जाए। जैसे हम खाना बनाते हुए हाई फ्लेम पे बनाते हैं खाना तो कम टाइम में बन जाता है। लेकिन ये भी याद रखो, खाना बनाते वक्त जब हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो खाना जल भी जाता है और कच्चा भी रह जाता है। तो सेम कहानी वहां होगी कि हो सकता है थोड़े बहुत कन्वर्जन हो भी जाए, लेकिन वैसा अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। कोई ये बोलेगा सर कोल के लिए तो हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन कोल में सर डायमंड मिलता है और डायमंड के लिए तो सर चलता है। बिल्कुल चलता है, बट वो आपको वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जो नेचुरली मिलने वाली थी, क्योंकि कोल के साथ ही है कि कोल जब और भी ज्यादा मतलब हाई प्रेशर टेम्परेचर पे हो गया और उसके क्रिस्टल्स जो है वो सही वे में अरेंज हो गए तो डायमंड बन गया था। कर तो सकते थे, डायमंड बना सकते थे, लेकिन समस्या ये है कि नेचुरल वाला चीज नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट ही है। आपको ये बोलेगा कि मतलब अगर टाइम वाइम वाला प्रेशर वैसर वाला चीज भी हम सॉर्ट कर लें, हम 500 साल वेट कर सकते हैं तो डायमंड बना लेंगे, तो एक और समस्या है। समस्या ये है कि जब आप डायमंड बनाने के लिए जाओगे और जितना टाइम दोगे, जितना रिसोर्स दोगे, वो जो उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, वो जो डायमंड बन के मिलेगा उससे बहुत ज्यादा होंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि डायमंड बनाने के लिए आप जब 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करोगे तो आपको 2 लाख रुपए का डायमंड मिलेगा। अब तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये काम करेगा कि 5 करोड़ लगा के 2 लाख का डायमंड बनाए। तो ये जो दो रीजन है, एक टाइम डिपेंडेंसी और एक इकोनॉमिक वायबिलिटी, इनके वजह से हम इन रिसोर्सेज को, ये कोल पेट्रोल, कोल जो है उसको हम डायमंड में या फिर कोल या पेट्रोलियम हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो चीज लिखी हुई थी कार्बनाइजेशन की, कार्बनाइजेशन क्या है। तो देखो कार्बनाइजेशन कुछ और नहीं है, ये जो पेड़ से या जो नेचुरल जितने भी हार्ड सब्सटेंस है उनसे जो कोल का कन्वर्जन होने वाला प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बन क्यों लिखा गया, तो बात कार्बन वर्ड यूज करने का इतना सा है क्योंकि कोल में मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है कार्बनाइजेशन। तो सिंपली कार्बनाइजेशन क्या है, तो कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ formation
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल बाय application of by application of high temperature and pressure. ठीक है, कार्बनाइजेशन ही क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें कोल कंटेंट इज मैक्सिमम ऑफ कार्बन। क्योंकि कोल में मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है? तो कार्बन का होता है। तरीका बता दिया बनता कैसे है, ये बता दिया कि कार्बनाइजेशन होता क्या है। अब बात ये आती है कि बनता कैसे है, थोड़ा सा विस्तृत में भी बात कर लें। ठीक है, तो फटाफट अपन आ जाते हैं और जस्ट मिनट हो जाएगा। बनता कैसे इसमें यहीं पे बात कर लेते हैं अपन, नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रुक जाओ अंशुल, परेशान नहीं हो, लिखने का मैं मौका दूंगा, चिंता मत करो, आराम से दूंगा मैं, आराम से लिखना। फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल ये कैसे बनता है भैया? तो वही कहानी है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका जो नेचुरल, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस थे, जो हार्ड सब्सटेंस थे, वो कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है, तो जरा इसको लिख ही लेते हैं डिटेल्स में। ड्यूरिंग नेचुरल calamities plants and animals suppressed या फिर डिस्पोज्ड, जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो, सप्रेस्ड अंडर soil after that due to, ये बहुत फर्जी काम है, ड्यू टू अरे कोई बात नहीं, कर्तव्य है। ठीक है, आफ्टर दैट ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कन्वर्टेड टू कोल। ये फायदा होता है यार, मतलब ऑनलाइन का एक फायदा है कि आप चाहो तो वहाँ पे लिखा लिखाया आप यूज कर सकते हो, बट ठीक है आज फिलहाल लिख लेते हैं, बाद में इसके जगह पे अपन लिखा लिखाया यूज कर लेंगे। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो, सो कैसे, सिंपल सा कहानी है कि बहुत साल पहले नेचुरल कैलामिटीज में क्या हुआ, जो भी हार्ड सब्सटेंस थे वो जमीन के अंदर रह गए, वो उनके रहने की वजह से हाई टेम्परेचर प्रेशर जो लगा, उसके वजह से उनका कन्वर्जन जो हो गया कोल में। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है क्या कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर होने के वजह से, टेम्परेचर हाई है तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत आसानी से पहुंच जाता और वो चीजें जल जाती, कंबशन हो जाता अगर ऑक्सीजन होता तो। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए कंबशन नहीं होता वहां पे, इसलिए ऑक्सीजन का एब्सेंस होना बहुत जरूरी था, ऑक्सीजन का एब्सेंट होना बहुत जरूरी था। वरना उतने हाई टेम्परेचर पे कंबशन होके वो कोल वोल जो आज हमें पेट्रोलियम मिलता है वो कब का जल के खत्म हो चुका होता, अपने को नहीं मिलता, इसलिए ऑक्सीजन का नहीं होना जरूरी है। तो ये पूरी कहानी है कि भैया कोल बनता कैसे है। अब जब हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या सिर्फ हमें कोयला मिलता है? नहीं,
कोल से हमें बहुत तरह के काम की चीजें मिलते हैं, अपन उस पर बात करने वाले हैं फटाफट। तो भैया ये है अपने पास प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। हमें कोल से किस तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। कोल से हमें कितने तरह के क्या क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? पहला प्रोडक्ट दैट इज कोक। अब ये कोक क्या चीज है? देखो, ये जस्ट मिनट, सॉरी। कोक क्या है? अगर इसको मैं ऐसे बोलूं ना, तो लकड़ी का जो कोयला देखे होगे ना, कभी देखे होगे कि लकड़ी को जब जलाते हैं, तो जब जलती है सूखी लकड़ी, तो थोड़ी देर बाद ना कोयले फॉर्म में आती है, काली काली हो जाती है। कुछ कुछ उसी टाइप का चीज होता है ये कोक। मतलब ये क्या है? एक पूरा सब्सटेंस है, छिदछिदा टाइप का एक पूरा सब्सटेंस है, बहुत लाइट वेट है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। दिखता कोयला जैसा ही है, पोरस है, लाइट वेट है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या है भैया? पोरस, मतलब पोरस मतलब छिदछिदा टाइप का। ठीक है, लाइट वेट, ठीक है, एंड मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज, मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज। ठीक है, बिल्कुल अदिति बच्चा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम इसको बना सकते हैं। कोई बता सकता है मुझे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है? चलो, अब बात आती है इसका यूज क्या है। तो देखो, इसका यूज मेनली मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में होता है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इज लाइक, हम जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल से, जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस समय इसका यूज सबसे अधिक होता है। वहां पे हम एक्सट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली यूज्ड इन, मेनली यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इसका मेन यूज आता है। ठीक है, देखेंगे इसका फोटो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा, डायग्राम वगैरह कि इन सब का, बट अभी फिलहाल इनको लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कोल टार। देखो, कोल टार सबसे फर्जी चीज है। रोड बनते हुए देखे हो ना, वो जो काला काला लिक्विड टाइप का डालते हैं, अभी तो कोल्टार नहीं होता, वो पहले कोल्टार मेनली होता था। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है, अली मैं बात करता हूँ इस पे। ठीक है, तो वो जो लिक्विड चिपचिपी टाइप की जो ब्लैक कलर की दिखती थी ना, जिसको ऐसे छिड़कते थे और फिर उसके ऊपर से रोलर चलाते थे वो गिट्टी डाल के, पहले जमाने में वो कोल्टार होता था। तो एक लिक्विड चिपचिपी लिक्विड टाइप की एक सब्सटेंस है कोल्टार, जो कोल के एक्सट्रैक्शन के दरमियान हमें, जब हम कोल को, एक बेसिकली एक्सट्रैक्शन नहीं, कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें ये मिलता है कोल्टार। एक बेसिकली एक लिक्विड टाइप की चीज होती है, चिपचिपी टाइप की चीज होती है। ठीक है, अभी जो यूज होता है रौनक, होता है बिटुमेन मेनली। अब बिटुमेन भी यूज नहीं होता, अब तो और ही अलग चीज है। अब हाइब्रिड बिटुमेन यूज होता है, मतलब उसमें थोड़े प्लास्टिक कंटेंट, थोड़े पेट्रोकेमिकल कंटेंट दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली बिटुमेन, हाँ पहले, मतलब अभी से आप जान लो कि आपने जो देखा वो बिटुमेन यूज होते हुए देखा है। ठीक है, चलो, तो कोल टार क्या चीज है? ये लिक्विड है, लिक्विड प्रॉपर लिक्विड भी नहीं है, चिपचिपी लिक्विड है। ठीक है, मतलब वो जैसे होता है स्लाइम, लेकिन स्लाइम जो होता है वो चिपचिपा अपने हाथ में चिपकता नहीं है, ये अपने हाथ में चिपकता है। ठीक है, और ये अगर गर्म रहा तो अपने हाथ जला भी सकता है, अपने को पता है ये चीज। ठीक है, ब्लैक लिक्विड, ठीक है, टाइप, इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। ये याद रख, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। कंटेंस, कंटेंस अबाउट 200 to 250 टाइप ऑफ केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। 200 से 250 तरह के केमिकल्स मिलते हैं इसके अंदर। तो कंटेंस अबाउट, एवरेज में बात कर लेते हैं, एवरेज में अबाउट 2 to 5 टाइप्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है,
कहाँ यूज होता है? तो भैया इसका यूज होता है मेनली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, पेंट्स वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। बहुत सारे मतलब जितने भी आपके पास पेंट रिलेटेड या फिर कॉस्मेटिक रिलेटेड, जो भी फिनिशिंग रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने को पता है भैया, पहले जमाने में रोड बनाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते थे। ठीक है, सो यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ड्रग्स परफ्यूम्स ये सब बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, एंड एक और भी चीज है, ऑल्सो was used in making roads। रोड्स बनाने में भी पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कोल गैस। कोल गैस क्या है? तो देखो, जब कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, अब बताऊंगा मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो उस समय अपने को एक और भी चीज मिलती है, दैट इज कोल गैस। तो भैया ये होता क्या है कोल गैस? तो ये कुछ नहीं है, अभी के लिए फिलहाल समझ लो, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सिंपली हाइड्रोकार्बन है और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, जैसे नेचुरल गैस है उसी तरह की एक चीज है ये। ठीक है, नॉर्मली ये हेक्सेन होता है, बट अपने को उतना जाना नहीं है। हेक्सेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें बहुत ज्यादा होता है कोल गैस में। ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, उतना अपने को डिटेल्स में नहीं जाना। कहाँ यूज आता है भैया ये? तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल। और यूज कहाँ आएगा गुड फ्यूल है तो भैया इसका यूज अभी के टाइम में तो बहुत कम हो गया, बट पहले टाइम में, किसी टाइम में इंडस्ट्रीज वगैरह में, या फिर अदिति ने बोला भी है कि सर इसको पहले यूज किया जाता था स्ट्रीट लैंप्स जलाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, न्यूयॉर्क में पहले, इवन मुंबई में भी, जब बहुत पहले की बात है, मुंबई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था स्ट्रीट लाइट्स जलाने के लिए, किसी टाइम में बहुत पहले। ठीक है, ठीक है, तो यूज्ड एज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स years ago। ठीक है, बहुत पहले इसका स्ट्रीट लाइट में भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें आपको मिलती हैं जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। अब बात आता है कि पहले तो ये बताओ डिस्ट्रक्टिव, और ऐसा नहीं है कि तीन चीजें मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अपन उस पर नहीं जानेंगे, तीन अपना मेन फोकस है। बात ये आता है कि यार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? तो देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का सिंपल सा एक आसान भाषा में मतलब बताता हूं मैं। एक डब्बा लिया गया, देखो ध्यान दो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, वेरी गुड अदिति। चलो, मैं इधर थोड़ा समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ओवन होता है ना, ओवन, माइक्रोवेव ओवन देखे हो ना, उसी तरह का एक ऐसा टाइप का डब्बा होता है। ठीक है, बिल्कुल ओवन जैसा ही दिखेगा आपको। इसके अंदर में क्या होता है ना, बहुत मोटी सी लेयर लगी होती है क्ले की, बहुत मोटी सी लेयर लगी होती है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में एक हीटर के कॉइल्स लगे होते हैं, हीटर्स के कॉइल लगे होते हैं। हीटर जो होता है ना, उसका कॉइल लगा होता है इसके अंदर में। ठीक है, कॉइल्स लगे होते हैं अंदर साइड में। जब इससे अब इसको क्या होता है, पावर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ले जाके लगा दिए, कनेक्शन लगा दिए इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। अब चूंकि ये डब्बा बंद है, इस वजह से इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता। करते क्या है कि इसके डब्बे को खोलते हैं और इसके अंदर में एक प्लेट, कोई भी प्लेट, नॉर्मली वो क्ले प्लेट होती है, क्ले प्लेट के अंदर में वो चीनी मिट्टी का जो प्लेट होता है, उसके अंदर में हम क्या करते हैं कि कोयले को डालते हैं, कोयले को इस पे रखते हैं,
और इसके अंदर में रख देते हैं, जला कोयले को इसमें रख के और इसके अंदर में डाल देते हैं। जैसे इसके अंदर में डाल के आप इसको ऑन करिएगा इसके स्विच को, ठीक है, लगभग कुछ टाइम बाद, मीन्स लगभग 12 से 15 मिनट बाद आपको अंदर में अच्छा खासा फ्यूम्स टाइप का दिखाई देगा, फ्यूम्स दिखाई देंगे। होता क्या है कि ये जो कोयला है, ये कोयला जो है ये सिर्फ कार्बन नहीं, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। कार्बन, सल्फर, इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, ठीक है। इस कोयले में बहुत सारी चीजें हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, बहुत सारी चीजें। जब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये जितने भी कंटेंट हैं ये सारे गैसियस फॉर्म में, कार्बन को छोड़ के ये और ये इनके गैसियस फॉर्म में आके, क्योंकि ये वहाँ पे अपने कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में आके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इवन बहुत अमाउंट ऑफ अमोनिया भी होता है, जिसकी वजह से वहाँ मतलब अमोनिया का ऐसे सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में देखो तो लिखा रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रोडक्ट। ये जो गैस निकला, ये जो गैस था, ये गैस मेनली होता है कोल गैस। थोड़ा सा इसमें कार्बन निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत कम है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, तो ये होता है कोल गैस। इन सब के अलावे वाटर भी यहाँ बहुत अच्छा खासा अमाउंट में इसमें रहता है, ह्यूमिडिटी की वजह से इसमें वाटर भी रहता है, तो ये वाटर भी निकलता है गैसियस फॉर्म में वेपराइज होकर। तो ये जो ऊपर में जो गैस टाइप की चीज मिली, दैट इज सिंपली इन सब का मिक्सचर, ठीक है, जिसमें उसको कोल गैस बोला गया। जो चीज सॉलिड रह गई वो आपके पास हो गया कोक, जो सॉलिड रह गया। और इसके साथ क्या होता है ना कि एक चीज बड़ी अच्छी सी देखने को मिलती है कि जो कोक है ना, इसके ऊपर के ना लेयर में और थोड़ा सा साइड साइड में एक चिपचिपी लिक्विड टाइप की चीज मिलती है। उसके वजह से वो जो लिक्विड टाइप की चीज मिलती है, दैट इज बिटुमेन, सॉरी, कोल्टार, कोल्टार, ठीक है। तो यही चीज है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ चूंकि क्लोज में कराते हैं, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, और ऑक्सीजन के सप्लाई नहीं होने की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, तो यहाँ हाई टेम्परेचर होने के वजह से भी कंबशन नहीं होता। और यही इसकी खासियत है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कराते क्यों, वरना इसको बाहर में हीट क्यों नहीं कर देते? बाहर में हीट करते तो कंबशन हो जाता, जल जाता। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कंबशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, चलेगा। वाटर हॉट होता है कि कोल्ड? रौनक बाबू, वाटर हॉट और कोल्ड ऐसा कुछ नहीं होता यार। कोई भी चीज हॉट और कोल्ड उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। गर्म कर दोगे पानी को तो हॉट होगा, ठंडा रखोगे तो कोल्ड होगा। हॉट और कोल्ड ऐसे थोड़ी होता है कि कोई हॉट और कोल्ड कैसे है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी पूरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, कि भैया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते कैसे हैं और ये चीज होता क्या है। इसी तरह से वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम कराते हैं तो हमको वुड स्प्रिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मेथनॉल। यहाँ वुड रख के करा दोगे तो वुड स्प्रिट मिलेगा। जब इस इनिशियली मान लो आपने कोल का जो भी मास लिया था और जो आपको बाद में मास मिलेगा कोक का, उन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि बाहर में अच्छा खासा गैस निकल गया है और कोल्टार निकल गया है। इस वजह से कोल में और कोक के मास में अच्छा खासा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। ये पूरी कहानी थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। अब फटाफट, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, फटाफट आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अपने पहले पॉइंट, पहले वाले पे आते हैं। हाँ, सो ये है आपका पहला, फटाफट इसको लिखना शुरू करो। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ भाई। और जिसका बच जाए वो मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट। सर चलो नीचे भाई, करिएगा। हाँ कर दिया बाबू, लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख तो नहीं रहोगे वो तो मेरे को पता है।
सर इसके बाद छुट्टी करिएगा। नहीं, ये किसने बोल दिया? अभी पेट्रोलियम बाकी है यार। अपने केमिस्ट्री का सर सिलेबस बहुत छोटा है। क्या हो गया? सर नेक्स्ट पेज कीजिए ना। हाँ लो, बड़ा कर दूं मैं? उधर उधर ज्यादा काम का है नहीं। लो, यार मैथ्स का सिलेबस आपका बहुत लंबा है यार। केमिस्ट्री का तो सिलेबस बहुत ही छोटा है। फिजिक्स भी थोड़ा ठीक है बट केमिस्ट्री बहुत छोटा है यार। 10th क्लास की केमिस्ट्री अच्छी लंबी है बट आपकी क्लास की बहुत छोटी है। करो फटाफट। हो गया? यस सर। चलो ठीक है। सो पेट्रोलियम बनता कैसे है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लिखवा अगले क्लास में मैं दूंगा। अपन देख लेते हैं कि भैया पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगले क्लास में उसको लिख भी लेंगे। तो ये रहा आपके पेट्रोलियम की कहानी कि भैया पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है। पेट्रोलियम से मिलता है अपने को सबसे पहले दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। ये मेनली होता क्या है? दिस इज ब्यूटेन गैस। ये मेनली क्या होता है? एलपीजी इज अ ब्यूटेन गैस। ठीक है, मैं लिखते चल रहा हूँ ब्यूटेन। ठीक है, जरा सा इसको मैं बड़ा कर लो। हाँ, ये होता है अपने पास ब्यूटेन गैस। इसका फॉर्मूला होता है, लिख दे रहा हूँ मैं, कभी कभी पूछता है ये। ठीक है, C4H10। ठीक है, चलो। तो मेनली अपने पास जो एलपीजी है वो क्या होता है? ब्यूटेन गैस होता है। फॉर्मूला होता है C4H10, जो अपने को पेट्रोल से मिलता है। मतलब ऐसे बोलो कि क्रूड से मिलता है। ठीक है, पेट्रोल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनता है। कैसे बना पेट्रोल ये तो हम जान चुके हैं। क्रूड बना कैसे ये हम जान चुके हैं। क्रूड इज कच्चा तेल, जिसको हम सुनते भी हो गए कि भाई कच्चा तेल का मार्केट डाउन हो गया, अप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब चीज अपने को न्यूज में अक्सर मिलता है। वो जो क्रूड ऑयल है उसी को हम जब करते हैं डिस्टिलेशन, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो अपने को ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पहला चीज दैट इज एलपीजी। एलपीजी गैसियस फॉर्म में होता है। कहाँ यूज होता है? अपने घरों में यूज होता है, अपने को पता है। होता क्या उसका मेन कंस्टिट्यूएंट? तो ब्यूटेन गैस होता है। उसके बाद दूसरा चीज जो देखने को मिलता है, जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, दैट इज पेट्रोल, जिसपे नाम ही पूरा बेस्ड है, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बोलते क्यों है? क्योंकि वो उसको एक और भी चीज बोला जाता है, और वो है दैट इज स्टोन। स्टोन से मिला हुआ, मतलब पत्थर से मिला हुआ गैस, पत्थर से मिला हुआ प्रोडक्ट है वो। पत्थरों के बीच में मिलता है वो, इसलिए भी हम यहाँ पे पेट्रोलियम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब पेट्रोल का कहाँ यूज होता है भैया? तो पेट्रोल का जो यूज होता है वो मेनली बाइक्स में, कार्स में, जो छोटी व्हीकल्स हैं उनमें यूज करते हैं। इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई चीज को मिलाना, घुलाना हो तो उसमें यूज कर लेते हैं। अगर आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार घरों में, मतलब अपने शर्ट वर्ट पे भी दाग वाग लग जाता है तो लोग बोलते हैं केरोसिन से एक बार धो के देखो। घर में केरोसिन से धोया जाता है पेट, खासकर पेंट वेंट के दाग जो होते हैं। तो वो जो चीज है ना, वो एज अ सॉल्वेंट यूज होती है। पेट्रोल इज ऑल्सो, अच्छा ब्लैक गोल्ड, हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है बच्चा, गुड। नेक्स्ट थिंग इज द केरोसिन। केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल, जो लोकली बोलते हैं अपन। अब तो बहुत कम यूज होता है, और जब मैं छोटा था तो उस टाइम हमारे घरों में बहुत केरोसिन यूज होता था। मतलब लालटेन और वो लैंप जलाने के लिए। उस समय बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रहती थी, और बक्सर में तो बिल्कुल नहीं रहती थी। सो मतलब हम लालटेन और लैंप से पढ़ते थे, डिबरी से पढ़ते थे, तो उस समय कच्चा तेल बहुत यूज होता था। ठीक है, अब तो खैर सब जगह इन्वर्टर, जनरेटर सब जगह आ गए, लाइट भी अच्छी खासी रहने लगी है। सो सेकेंड थिंग इज द, सॉरी थर्ड थिंग इज द केरोसिन। कहाँ यूज होता है? लैंप में, स्टोव्स में। ठीक है, इन सब में यूज किया जाता है। एक और भी चीज है दैट इज जेट एयरक्राफ्ट में। देख के बहुत लोग बोलते हैं कि सर जेट एयरक्राफ्ट में तो गैसोलीन यूज होता है। तो देखो, गैसोलीन और केरोसिन ये दोनों सेम चीज है। फर्क बस कितना है, गैसोलीन इज द मोर प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ केरोसिन। केरोसिन को और थोड़ा सा अच्छे ग्रेड में जब लेके आते हैं तो वो बन जाता है गैसोलीन। जो घरों में यूज होने के लिए जो केरोसिन आता था, वो केरोसिन जो होता था वो उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता था। हमें लगता है कि केरोसिन बहुत मतलब उतना अच्छे क्वालिटी का फ्यूल नहीं है, बट सच ये है कि वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ फ्यूल है केरोसिन।
जिसको वो कच्चा तेल जो बोलते थे, मिट्टी का तेल बोलते थे, सॉरी कच्चा तेल नहीं, मिट्टी का तेल, ठीक है। इसलिए जेट फ्यूल्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो अपग्रेडेड वर्जन होता है, इसको गैसोलीन भी बोला जाता है, ठीक है। पेट्रोल से अच्छा है सर। बिल्कुल, वो पेट्रोल अच्छा, देखो अब अच्छा का मतलब क्या ना, किस सेंस में बोल रहे हो। मेरा जो सेंस बोलने का मतलब है दैट इज द एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब ऐसे कह लो कैलोरीफिक वैल्यू काइंड ऑफ। कैलोरीफिक वैल्यू जो केरोसिन की होती है वो पेट्रोलियम से बेटर होती है, और सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि जो आपको केरोसिन से जो एनर्जी मिलता है और जिस कंडीशन में पेट्रोल से एनर्जी मिलता है, इन दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। वो ये है कि केरोसिन, मतलब जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी जो बर्निंग हो, जो कंबशन होता है, वो कंबशन ज्यादा एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, इसलिए वहां पे एनर्जी जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इन कंपैरिजन टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। खैर कभी चर्चा किया जाएगा इस पे, ठीक है। सेम कहानी डीजल के साथ है। डीजल जो है वो केरोसिन का छोटा भाई है। अगर देखे भी होगे तो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है नॉर्मली वो डीजल की होती हैं, ट्रक्स जो होते हैं या फिर कार्स में भी जो बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, एसयूवीज वगैरह होती हैं, वो डीजल पे चलती हैं। रीजन बिहाइंड सेम है कि उनका पेट्रोल का और डीजल का तो भैया कैलोरीफिक वैल्यू लगभग सेम है, लेकिन स्टिल पेट्रोल के साथ कुछ खासियत है, वो ये है उसकी बर्निंग, कि उसकी बर्निंग के लिए थोड़ी अलग कंडीशन होती है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। बेसिकली कंबशन बोलो, कंबशन के लिए, ठीक। अब क्या है, कभी बाद में फुर्सत में बात करेंगे। कहाँ यूज होता है डीजल, तो भैया डीजल हेवी व्हीकल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो अपने को ऐड देखते हो ना, टीवी पे ऐड आता है, बहुत सारे ऐड आते रहते हैं अपने को, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल, वाल्वोलिन इंजन ऑयल, ठीक है। जो लोग बाइक वगैरह चलाते हो उनको पता भी होगा, मोबिल हम जिसे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, वो सारे क्या होते हैं, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, और कंपनी को सबसे अधिक मुनाफा उन्हीं से होता है, इसलिए उनका ऐड करते हैं। कभी देखे हो इंडियन ऑयल वाले कभी ऑयल का ऐड करते हो, पेट्रोल और डीजल का ऐड करते हैं, कभी नहीं बोलते कि आके मेरे यहाँ से पेट्रोल डीजल लो, लेकिन हाँ वो ये हमेशा बोलते हैं कि भैया आके मेरे यहाँ से ये प्रोडक्ट वैल्वोलिन और जो भी उनका अपना प्रोडक्ट होता है वो यूज करो, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट्स हैं। लुब्रिकेंट्स कहाँ यूज होते हैं, एक तो पहले अपने व्हीकल्स में यूज होते हैं पिस्टन को लुब्रिकेट करने के लिए, दूसरे ये यूज होते हैं अपने पास मोटर्स वगैरह जो अपन यूज करते हैं वहां यूज किया जाता है। ग्रीस जो होता है, ग्रीस, ग्रीस इज ऑल्सो अ लुब्रिकेंट। देखे होगे पाइप्स वगैरह जब कसते हैं, जब नल वल लगाया जाता है तो वहां पे ग्रीस का यूज किया जाता है, फैन वैन में ग्रीस का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या चीज है भैया, तो जो कैंडल्स, वैसलीन, ये जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं, वैसलीन अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वैसलीन भी जो है वो एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ही है, पेट्रोल से या क्रूड से मिला हुआ ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे यूज किया था। ऑइंटमेंट्स, मतलब वो जो अपने को दर्द वर्द होता है तो उसके ऊपर जो क्रीम लगाते हैं, दैट आर ऑइंटमेंट्स, तो उसमें यूज किया जाता है मेनली पैराफिन वैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज द बिटुमेन। बिटुमेन तो जस्ट आपको बताया कि मतलब रोड वोड बनाने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब तो हाइब्रिड यूज किया जाने लगा है, बट हाँ रोड बनाने के लिए यूज किया जाता था बिटुमेन का, ठीक है। पेंट्स वगैरह तो खैर आम बात है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, जैसा अपने पास वहां यूज होता था कोल्टार, वैसे यहाँ होता है बिटुमेन। तो ये 7 मेन प्रोडक्ट्स हैं, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होते हैं, और भी होते हैं, बट ये 7 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो अपने को क्रूड से मिलते हैं, जो अपने को पेट्रोलियम से मिलते हैं। कोई ऐसी चीज है जो इसमें से समझ में नहीं आई तो फटाफट पूछ लो, अपन इसके बारे में लिखना अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि कहीं से टाइप्ड वाला चीज ही मिल जाए तो समस्या नहीं होगी, बट हाँ कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, चलेगा। चलो ठीक है, फिर ऐसा कुछ इसमें समझने वाला ज्यादा था नहीं। तो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का लिखने वाला जो चीज है बिटुमेन और बिटुमिनस। देखो बिटुमेन एक प्रोडक्ट है जो कोल से मिलता है, और बिटुमिनस इज अ काइंड ऑफ कोल। बिटुमिनस जो होता है ना वो काइंड ऑफ कोल है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये जो 4 कैटेगरी है ये कोल्स के कैटेगरी हैं, कोल्स के क्वालिटी। बिटुमिनस इज द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, सॉरी एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। हाँ, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा आदित्य बच्चा, वो आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते कैसे। अभी बस प्रोडक्ट की चर्चा की है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम अगले क्लास में आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है, चलेगा। तो ये कहानी थी आपके पास पूरी पेट्रोल और कोल की। अब पूरी नहीं है, पेट्रोल बाकी है, कोल हो चुका है, ठीक है। रिजवी डन है, हो सर गया। बोलो बच्चा, सर वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ मिला था? फिर से बोलो। सर वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल। ऑयल वेल, यार देखो मेरे से हिस्ट्री पूछोगे तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं हिस्ट्री मेरे को ध्यान नहीं रहता, तुम बताओ कहाँ मिला था, मुझे नहीं पता हिस्ट्री कहाँ कहाँ मिला था।
सर पूछ रही, मेरे को नहीं पता इसी से तो। अच्छा नहीं पता इसलिए, ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा यार, मुझे ध्यान नहीं है, हिस्ट्री हिस्ट्री वाली चीज मेरे को ध्यान नहीं रहती, देखना पड़ेगा, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर तो संवाद समाप्त करते हैं, अगले क्लास में इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? देख लूंगा इतनी मैं, ध्यान रखो बच्चा, ठीक ओके है। सर। चल ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।